हेलो। हाँ जी सर। हाँ हाँ हाँ, मैंने किया, वो तो गो लाइव आया नहीं अभी। हेलो। हाँ जी। हाँ। एक, अच्छा, ऐसे कैसे हो गया पर ये? अ, अच्छा, अब दिखा दिया। अब भी अब दिखा दिया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मित्रों, हम ऐसे समय में आपसे बातचीत कर रहे हैं जब पूरा विश्व कोरोना महामारी के जूझ रहा है। भारत उसका अपवाद नहीं है। भारत भी बहुत दृढ़ता के साथ कोरोना महामारी का और उससे बचने का निरंतर प्रयास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरे संसार में इस बात के लिए बहुत प्रशंसा की जा रही है कि जो उन्होंने नियोजन किया है वो निश्चित तरीके से हमारे देश को इस महामारी से आगे ले जाने में बहुत मदद करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि भगवान की कृपा से हम और आप सब मिलकर कोरोना को हराएंगे और भारत जीतेगा। शिक्षक को क्या करना चाहिए, वर्तमान स्थिति में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर विचार करने से पहले मैं 2 मिनट और कुछ मिनट आपकी शिक्षा के परिदृश्य में लेना चाहूँगा। शिक्षा की जो व्यवस्था भारत ने स्वीकार की है वो व्यवस्था की आत्मा भारत की नहीं लगती है। पश्चिम के देश मानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब बड़ा होता है तो बिल्कुल उसका जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज की तरह है, अर्थात उसके मस्तिष्क में कुछ नहीं होता। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, अक्सर मेरे मन में ये बात आती है कि जितने भी जीव हैं, जैसे चिड़िया एक जीव है, तो प्रश्न उठता है कि चिड़िया ने फिर घोंसला बनाना कहां से सीखा। या हम ये कहें कि जब नवजात शिशु पैदा होता है तो उसको रोना, उसको हंसना, उसको खिलखिलाना किसने सिखाया। अर्थात पश्चिम देश की जो विचारधारा है कि एक बालक का मन और बालक का मस्तिष्क बिल्कुल कोरा होता है, वो ठीक नहीं है। भारत की
जो विचार है, भारत का जो चिंतन है, वो मानता है कि जो मनुष्य है उसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता, वो पहले से सीखा हुआ है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि शिक्षा मनुष्य को जो संपूर्णता है उसको प्रस्फुटित करने का तरीका है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल्फ विच इज ऑलरेडी इन मैन। जो कुछ एक व्यक्ति में मौजूद है, विद्यमान है, उसी को प्रस्फुटित करना, उसी को आगे लाना, उसका ही कपाट खोलना शिक्षा कहलाता है। और इसलिए पश्चिम की जो विचारधारा है वो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती। हम ये भी मानते हैं कि पश्चिम ने व्यक्ति को एक सोशल एनिमल कहा है। मैन इज ए सोशल एनिमल अकॉर्डिंग टू दी वेस्टर्न कंट्रीज। कई ऐसे विचारक हुए हैं, अरस्तु है, फ्राइड है, उन्होंने ये माना है कि ये सोशल एनिमल है। और जब सोशल एनिमल है तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि शिक्षा का काम सामाजिक जानवर को मनुष्य बनाना है। जबकि भारत का जो चिंतन है वो बताता है कि मानव में देवत्व है और इस देवत्व को प्रकट करने का काम ही शिक्षा का कहा जा सकता है। उसे सोशल एनिमल नहीं कहा जाता, उसे सोशल बीइंग कहा जाता है। मैन इज ए सोशल बीइंग, ये भारत का सोच है। एक और बात भी कही जा सकती है कि जो पाश्चात्य देश हैं वो केवल विज्ञान को ही सत्य मानते हैं, धर्म को आडंबर मानते हैं, धर्म विहीन विचार उनका है। और धर्म विहीन विचार होने के नाते धर्म की शिक्षा, धर्म पर आधारित शिक्षा, धर्म जैसा कोई आचरण करने की बात पश्चिम के देशों के दिमाग में नहीं आती। वो कहते हैं केवल विज्ञान ही सत्य है, धर्म सत्य नहीं है। वो कहते हैं कि विज्ञान के आधार पर जो चीज परखी जा सके, विज्ञान के आधार पर, विज्ञान की कसौटी पर जिसको कस करके देखा जा सके, वही शिक्षा के द्वारा दिया जाना चाहिए। जो चीज विज्ञान की कसौटी पर कस करके न परखी जा सके उसे नहीं माना जा सकता। लेकिन भारत का जो तंत्र है, भारत का जो विचार है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो वांग्मय है, वो ये मानता है कि इस प्रकार का आध्यात्म जो है उसका आधार ही विज्ञान है। आध्यात्म में जो कुछ बताया गया उसका आधार विज्ञान है, विज्ञान सम्मत है और सब लोगों ने उसे स्वीकार किया है। और इसीलिए ये जो तीन बातें मैंने आपके सामने रखी वो दो तरह के मॉडल हमारे सामने रखती है। एक पश्चिम का मॉडल है और एक भारत का मॉडल है। अब तक हम केवल पश्चिम के मॉडल को ही स्वीकार करते रहे, उसी मॉडल के आधार पर काम करते रहे, उसी मॉडल के आधार पर अपनी गतिविधियों को चलाने का प्रयत्न करते रहे। हमने भारत के मॉडल को स्वीकार नहीं किया। दुनिया ने तो स्वीकार किया, दुनिया के बहुत सारे लोगों ने इसको स्वीकार किया, लेकिन भारत ने स्वयं ने इसको स्वीकार नहीं किया। आज दुनिया के अधिकांश देश भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत के मॉडल की तरफ देख रहे हैं, भारत के विचार की तरफ देख रहे हैं और जो कुछ भारत कर रहा है, जो भारत दिशा दिखाना चाहता है, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब भारत की बात करते हैं, भारत के मॉडल को स्वीकार करते हैं, तो भारत तो ये मानता है कि अगर हम व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का अगर किसी तरीके से सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो पंचकोशीय विकास के माध्यम से हम उसका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। इन कोशों की मदद से हम निश्चित तौर से एक व्यक्ति का, व्यक्ति से समाज का और समाज से राष्ट्र का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि हम हमेशा ये महसूस करते रहे कि ऐसी स्थिति में शिक्षक की भूमिका पर विचार करना,
और विशेष रूप से वर्तमान परिस्थितियों में विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक की भूमिका को लोग एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक मॉनिटर करने वाले व्यक्ति के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक काउंसलर के रूप में और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार करते रहे, उसकी चर्चा भी करते रहे और हमेशा यह चर्चा करते रहे कि अगर शिक्षक दिशा देना चाहे, शिक्षक अगर शिक्षार्थियों को एक नए वर्तमान को भविष्य का कर्णधार बनाना चाहे, तो वो इन तमाम भूमिकाओं को अच्छी तरीके से निर्वाह करके इस उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयत्न कर सकता है। परंतु हमारी गलती यह रही कि हम एक अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम से ग्रसित हैं। अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अटेंशन डेफिशिएंसी केवल उसी बात पर ध्यान दे पाते हैं जो कि हमारे साथ निश्चित तौर से सूचनाओं के माध्यम से हमको मिल रही है, और इसलिए सूचना का जो ये अतिवाद है, उस सूचनाओं के अतिवाद में जो उसकी वास्तविकता कही जा सकती है वो हम भूल चुके हैं। क्योंकि शिक्षा का आशय तो वह है जो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि द मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। दुनिया ने इसको स्वीकार भी किया है, दुनिया ने इसको माना भी है। एक जैक डेलर्स हुए, उनकी एक कमेटी बनाई गई यूनेस्को के द्वारा। 1996 में यूनेस्को को डेलर्स ने अपनी सिफारिशें दी और उन सिफारिशों में ये बताने का प्रयत्न किया कि शिक्षा के 4 आयाम हैं। पहला है लर्निंग टू नो, दूसरा है लर्निंग टू डू, तीसरा है लर्निंग टू लिव टुगेदर और चौथा है लर्निंग टू बी। लेकिन जब इस पर शोध किया गया, जानकारी की गई कि डेकर्स ने ये 4 बातें कहां से प्राप्त की, पता लगा तो ये तमाम बातें भारतीय शास्त्रों से, भारतीय कह सकते हैं वाङ्मय से प्राप्त की हैं। पहला है लर्निंग टू नो, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ज्ञानम तृतीयम नेत्रम, लर्निंग टू नो, ज्ञान हेतु शिक्षा। दूसरा दिया उन्होंने लर्निंग टू डू, कर्म के लिए शिक्षा। गीता में बताया गया है कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो। गीता में कहा गया लर्निंग टू डू, कर्म के लिए शिक्षा। तीसरा बताया गया लर्निंग टू लिव टुगेदर। ऋग्वेद में कहा गया संगद्यवम सोमा मनासि जानतम, संगदेवम समध्यम संभो मनासि जानतम। सब साथ साथ चलो, सब मिलकर के रहो। साथ साथ रहने की जो शिक्षा है वो ऋग्वेद के द्वारा दी गई है। और चौथा कहा गया लर्निंग टू बी, मनुष्य बनने की शिक्षा, मनुर्भम। ये सभी बातें भारतीय वाङ्मय से निकली हैं, लेकिन हमने उसको स्वीकार नहीं किया। दुनिया लोग स्वीकार करती है, दुनिया मानती है कि अगर हम इस भारतीय चिंतन को आधार बना करके शिक्षा और शिक्षक की चर्चा करें, भारतीय वाङ्मय को आधार बना करके हम शिक्षक के भूमिका के बारे में जानने का प्रयत्न करें, तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो भला अब तक हम नहीं कर पाए, वो भला कर सकने की स्थिति में अपने आप को ला सकते हैं। इसलिए कुछ बातें वर्तमान स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, जैसा कहा गया, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि कुछ सिखाया नहीं जा सकता किसी छात्र को, जो कुछ उसमें मौजूद है उसे प्रस्फुटित करने का काम शिक्षक को करना है। तो पहला काम, पहली भूमिका जो शिक्षक की होनी चाहिए, दैट इज ऑफ ए फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदान करने की। सुविधा प्रदान करने वाला व्यक्ति, सुविधा प्रदाता होना चाहिए शिक्षक को। क्योंकि जब वो व्यक्ति इस प्रकार से कुछ सुविधा प्रदान करता है, तो ही निश्चित तौर से वो व्यक्ति कुछ करने का प्रयत्न कर सकता है। तो कैसे सुविधा प्रदान करे,
क्या सुविधा प्रदान करे, कैसा क्या फैसिलिटेट करे, उसे कुछ सिखाना नहीं है। जो अंतर्निहित बात है व्यक्ति के मन में, एक छात्र के मन में, उसे प्रस्फुटित करना है, उसे जागृत करना है, उसके पट खोलने हैं। तो कैसे खोले जा सकते हैं? तो एक बात कही जाती है, जिज्ञासा। हमें छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, हमारे छात्रों को जिज्ञासु बनाना है। और अगर हम छात्रों को जिज्ञासु बना सके तो प्रश्न करेंगे। प्रश्न का उत्तर नहीं देना हमारे शिक्षक को, शिक्षार्थी स्वयं प्रश्न का उत्तर तलाश करने की जिज्ञासा अपने मन में उत्पन्न करे, यह निश्चित है। और जब तक वो व्यक्ति और जब तक वो छात्र इस प्रकार का प्रयत्न नहीं कर पाता जिससे कि वो व्यक्ति इस प्रकार की प्रश्न का उत्तर स्वयं खोजने का प्रयत्न करे, जब तक वो ऐसा निश्चित तौर से वो परिपक्वता उसमें नहीं आ सकती जिसकी हम आवश्यकता महसूस करते हैं। इसीलिए फिजिक्स के नोबेल विजेता रिचर्ड फिनमैन ने कहा कि सफलता का फर्स्ट इंडिकेटर जिज्ञासा है। सफलता का फर्स्ट इंडिकेटर जिज्ञासा है। अगर एक व्यक्ति जिज्ञासु है और अपने प्रश्नों को पूछता भी है, प्रश्नों के उत्तर जानकारी करने का प्रयत्न भी करता है, प्रश्नों के उत्तर खुद तलाश करने का प्रयत्न करता है, ऐसी जिज्ञासा का वातावरण, ऐसा वातावरण अगर हम किसी तरीके से पैदा कर सका शिक्षक, तो निश्चित तौर से हम हमारे शिक्षार्थी को सफल व्यक्ति बनाने में निश्चित तौर से काफ़ी कुछ हद तक सफल हो सकेंगे। और इसीलिए इस प्रकार का जो शिक्षार्थी की आंतरिक शक्ति है उसके प्रस्फुटन करने की बात है। और जो उसका ज्ञान है उसके पास बहुत सारी चीज़ें, उसके पास निश्चित रूप से इस प्रकार की जो गति है उसको प्राप्त कर सकेंगे, ये एक बात है। एक फैसिलिटेटर दूसरा काम भी करना है। वन हैज़ टू फैसिलिटेट अदर्स स्टूडेंट्स टू लर्न समथिंग न्यू। कुछ नया सीखने के लिए उसे प्रेरित करना है, नया कुछ सीखे। आजकल दुनिया बदल रही है, बहुत सारी स्किल्स आ रही हैं, सॉफ्ट स्किल्स आ रही हैं। उन सॉफ्ट स्किल्स को लर्न करने की आवश्यकता है। आज घर बैठे हुए हैं और तो घर बैठे बैठे हम इस प्रकार के सॉफ्ट स्किल्स को लर्न करें, सीखने का प्रयत्न करें, आईटी स्किल्स को सीखने का प्रयत्न करें, इंटरनेट स्किल को सीखने का प्रयत्न करें। छात्र अगर ये प्रयत्न करेगा, व्यक्ति अगर ये प्रयत्न करेगा, तो इन सॉफ्ट स्किल का उपयोग वो घर बैठे हुए आज की स्थिति में कर सकता है कि छात्र कुछ नया सीखे, कुछ नया सृजन करे। ऐसी सॉफ्ट स्किल, ऐसी कोई नई भाषा, ऐसे नए पोर्टल्स बहुत सारे सरकार ने चालू किए हैं। स्वयं सरकार के द्वारा चालू किया गया एक पोर्टल है जिससे बहुत सारी बातें सीखी जा सकती हैं। कितने हजार उस पर लेख हैं जिनको पढ़ा जा सकता है। मूक्स अपना एक अलग तरीका है जिसके आधार पर बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। मेरा कहना यह है कि हम खाली नहीं बैठे रहें, हमें कुछ ऐसी स्किल ईजाद करनी है या सीखनी है जिसके आधार पर हम अपने आप को पूरी आधुनिकता के साथ, पूरे आज विश्व के साथ, पूरी आवश्यकताओं के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न कर सकें। ऐसा काम करना है। और एक और बात भी करनी है, फैसिलिटेट करना है हमको कि छात्र शिक्षा से सामर्थ्य पैदा कर सके। एक सामर्थ्य होती है जो जन्म से मिलती है। ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति धनवान व्यक्ति के घर में पैदा हुआ तो धन का सामर्थ्य उसको जन्म से मिल गया। एक व्यक्ति बहुत मजबूत है शारीरिक रूप से, तो हो सकता है जन्म से उसे सामर्थ्य मिल गई। लेकिन जो गुण कहे जा सकते हैं, जो ज्ञान कहा जा सकता है, वो ज्ञान आसानी से जन्म से नहीं मिलता। हमको ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा से सामर्थ्यवान बनना है। हमारे छात्र को वो तभी बन सकता है जबकि हमारा जो शिक्षक है उस शिक्षक से आचार्य बने, उस समाज का शिक्षक बने। वो कुछ इतनी सारी बातें हमारे शिक्षार्थियों को पहुंचाने का प्रयत्न करे जिससे कि शिक्षार्थी कुछ नए पहलुओं को सीखने का
नई बातों को जानने का प्रयत्न कर सकता है। ऐसी सामर्थ्य शिक्षा से हमारे शिक्षार्थी पैदा कर सकें, ऐसी सुविधा देना, इसके लिए उनको प्रेरित करने का काम हमारे शिक्षक को करना होगा, ताकि हम वर्तमान की जो स्थिति है उस वर्तमान की स्थिति के अंतर्गत अपने आप को सामर्थ्यवान बना सकें और वर्तमान के साथ मुकाबला करने की जो हमारी शक्ति है, वर्तमान के साथ जो वर्तमान पर जो विजय प्राप्त करने की जो है हमें आ सके, वो तब आएगी जबकि हमें अपने भारत के गौरव का बोध होगा और ज्ञान के साथ हम भावना को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। खाली ज्ञान ही जरूरी नहीं है, ज्ञान के साथ हमें भावना प्रधान भी बनना होगा, भावना को भी जोड़ना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर मान लीजिए केवल ज्ञान ही व्यक्ति ने प्राप्त किया तो केवल इसकी स्थिति बिल्कुल वैसी होगी जैसी देवलोक की होती है। हमें भावनात्मक, हमें तो इस जीवन में आना है, जीवन में रहना है, जीवन की विसंगतियों को दूर करना है, और इसलिए हमें ज्ञान के साथ साथ भावना को भी जोड़ने की जरूरत है। और अगर हम इस तरह की फैसिलिटी हम पैदा कर सके, दे सके छात्र को, तो निश्चित तौर से शिक्षक एक बहुत बड़ी भूमिका इसके माध्यम से निर्वाह करने की मदद कर सकेगा। एक दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगा, शिक्षक मार्गदर्शक होता है। शिक्षक एक दृष्टि देता है, जीवन जीने की दृष्टि। वो जीवन जीने की सही दृष्टि दे सकने में समर्थ है। और कहा जाता है ना, दृष्टि व्यक्ति का मूल स्वभाव होती है। दृष्टि व्यक्ति का, राष्ट्र का, समाज का मूल स्वभाव होता है। अगर वो दृष्टि बदलती है तो चरित्र बदलता है। और इसलिए हमारा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है, और जब चरित्र निर्माण करना है तो हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। तो दृष्टि अगर हमारी ठीक होगी, दृष्टि अगर भारतीय चिंतन से परिपूर्ण होगी, तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि हमारा अच्छा चरित्र होगा। यह स्वीकार किया है सबने कि भारत की जो जीवन दृष्टि है, भारतीय वाङ्मय पर जो आधारित जीवन दृष्टि है, उसकी अचूकता और उसकी सार्थकता विश्व में पूरी तरीके से सिद्ध है। अगर हमारी दृष्टि है, भारत की दृष्टि है, भारतीय विचारों के आधार पर बनाई गई दृष्टि है, भारतीय वाङ्मय पर बनाई गई, भारतीय चिंतन के आधार पर बनाई गई दृष्टि है, तो उसकी सार्थकता में किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उसकी सार्थकता बिल्कुल 100% है, वो 100% अचूक है। और अगर हमने वो जीवन दृष्टि हमारे शिक्षार्थी में हमने पैदा कर दी, जो भारत की जीवन दृष्टि है, जो जीवन को साथ साथ लेकर के चलने वाली दृष्टि है, जो अच्छे चरित्र के निर्माण करने वाली दृष्टि है, तो निश्चित तौर से हम वैसी सृष्टि बना सकेंगे। क्यों कहा गया है ना, जैसी यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। तो हमारा जो छात्र है वो ऐसी सृष्टि बनाने में अपनी मदद कर सकेगा। और इसीलिए ये जो चिंतन है, ये मूलगामी चिंतन है, और हमारी जो दृष्टि है वो हमारी जड़ से जोड़ेगी, हमको जड़ से जोड़ने। पिछले वर्षों की गुलामी रहने के कारण हम धीरे धीरे, हमारा छात्र, हमारा समाज हमारी जड़ से दूर होता जा रहा है, और जड़ से दूर होता जा रहा है। और इसीलिए जो ज्ञान प्राप्त करना है, जो दृष्टि प्राप्त करनी है, जब तक हम इस भारत चिंतन पर आधारित दृष्टि अपनी नहीं बनाएंगे, जब तक इस दृष्टि को हम सनातन दृष्टि नहीं बनाएंगे, जब इस दृष्टि को हम चिरंतन दृष्टि नहीं बनाएंगे, तब तक ये दृष्टि हमारा भला नहीं कर सकती, राष्ट्र का विकास नहीं कर सकती, देश का विकास नहीं कर सकती, व्यक्ति का विकास नहीं करती। इसलिए तो कहा जाता है कि गुरु मिलेगा तो ज्ञान मिलेगा। ये गुरु का काम है, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने का काम, एक ऐसी दृष्टि देना जिसमें कि वो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने का प्रयत्न कर सके। हमारे शिक्षकों को ऐसी दृष्टि देने की आवश्यकता आज है। और आज के युग में जबकि हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उसमें एक ऐसी दृष्टि देने की जरूरत है जिससे कि हम हमारे सोच को, थिंकिंग को, हमारे विचार को पॉजिटिव और सकारात्मक बनाने का प्रयत्न कर सके। आज व्यक्ति क्या सोच रहा है, आज हमारा छात्र क्या सोच रहा है? कोरोना का डर उसे है,
वो सोच ये रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना की महामारी से मैं ग्रसित ना हो जाऊं। वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे कोरोना से किसी तरह का डर नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा कि कोरोना पर मैं विजय प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से सामर्थ्यवान हूं। वो ये नहीं सोच रहा कि कोरोना कोई महामारी नहीं है जो कि हमारा कुछ नुकसान कर सके, लेकिन वो सोच रहा है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही है, सोच रहा है कि मैं कहीं इस कोरोना के भय से परेशान ना हो जाऊं, कोरोना की बीमारी से कहीं ग्रसित ना हो जाऊं। इस डर को दूर करने की जरूरत है, एक ऐसा सोच विकसित करने की जरूरत है, एक ऐसी दृष्टि देने की विकसित है जिसमें व्यक्ति की श्रद्धा हो। एक श्रद्धा पैदा करना, साधना से होती है श्रद्धा पैदा। अगर हम इस प्रकार की कोई साधना करेंगे, निरंतर उस साधना में रट रहेंगे, ऐसी दृष्टि लेने का प्रयत्न करेंगे, तो श्रद्धा हमारी बनेगी। और श्रद्धा अगर हमारी होगी तो निश्चित तौर से ये डर हमारा नहीं रहेगा। हम डर से अपने आप को दूर कर सकेंगे, निडर बन सकेंगे। शिक्षार्थी को, हमारे व्यक्ति को इस परिस्थिति में निडर बनाने की आवश्यकता है। उसे ये भ्रम जो है, डर का जो भ्रम है, वो नहीं रहना चाहिए। उसे इस प्रकार की चिंता नहीं रहनी चाहिए कि कोरोना हमको नष्ट कर सकता है। हमको ये रहना चाहिए, हमारा ये सोच बनना चाहिए कि हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम वर्तमान परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम वर्तमान परिस्थितियों पर जीत सकते हैं। हमारा ये परिस्थितियां हमारी दास हैं, हम परिस्थितियों के दास नहीं हैं। आजकल व्यक्ति को समझना चाहिए, हमारा शिक्षार्थी ये समझे कि परिस्थितियों का मैं दास नहीं हूं। आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस आर द प्रोडक्ट ऑफ माइंड। परिस्थितियां मेरी दास हैं। ऐसी सामर्थ्य पैदा हो, ऐसी दृष्टि अगर उसको मिलेगी, सकारात्मक दृष्टि मिलेगी, तो काम चलेगा। क्योंकि दृष्टि जो है, एक दृष्टि होती है ना, मेटेरियलिस्टिक होती है, वो एनिमल ओरिएंटेड होती है दृष्टि। एक सोच होता है व्यक्ति का जो बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक है। वो चाहता है, उसकी दृष्टि है कि मेरे पास बहुत बड़ा भवन होना चाहिए, मेरे पास बहुत अधिक धन होना चाहिए, मेरा बहुत अच्छा पद। इस भोगवादी व्यक्ति इस प्रकार के सोच के आधार पर काम करने का प्रयत्न कर सकता है। ऐसी स्थिति में, जो वर्तमान में स्थिति है, जिस स्थिति में हम हैं, वहां पर इस प्रकार की स्थिति जो है, उसमें भोगवादी प्रवृत्ति, भोगवादी जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो काम नहीं कर सकती। इस भोगवादी विचार से, इस भोगवादी दृष्टि से हमें मुक्त होने की आवश्यकता है। इस भोगवादी सोच से हमें मुक्त होने की आवश्यकता है। और जब हम मुक्त कब होंगे? जब हमें आत्मबल होगा, जब हम अपने आप पर विश्वास करना प्रारंभ कर देंगे, जब हम अपने आप को ये मान करके चलेंगे कि मुझ में वो सामर्थ्य है कि मैं इन तमाम परिस्थितियों का बिना किसी कठिनाई के सामना करने का प्रयत्न कर सकता हूं। और इसीलिए जैसे पशु की वृत्ति होती है ना, जड़वादी होता है, वो कोई विवेक नहीं काम में लेता, वो कोई विवेकाधीन नहीं होता है। उसके जितने भी निर्णय होते हैं वो विवेकाधीन नहीं होते। उसका विवेक एक ही तरफ काम करता है, स्थिर होता है। वो किसी तरीके से वो निरंतर ऐसा ही काम करने का प्रयत्न करता है जिससे उसको जिसको वो सुख समझता है, जो वास्तव में सुख नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सुख और दुख तो साथ साथ चलते हैं, और सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, इसलिए सुख और दुख को अलग अलग नहीं किया जा सकता। और जब हम ये मान करके चलते हैं कि बड़ा मकान होना या बहुत अधिक पैसा होना आपको किसी प्रकार की सुख दे सकेगा, अक्सर कहा गया सुख का मतलब शांति से है, सुख का मतलब अधिक पैसे होने से नहीं है, सुख का मतलब अधिक अच्छा भवन होने से नहीं है, बड़ी प्रतिष्ठा होने से नहीं है, बड़ा पद होने से नहीं है। ये तो सांसारिक सुख हैं जो क्षणभंगुर हैं, जो समाप्ति हो सकता है। जो सही सुख है वो शांति है। और इसीलिए ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए हमको आवश्यक है कि हमारी जो दृष्टि है वो बदले। हमारी जो दृष्टि मेटेरियलिस्टिक बन गई है, भोगवादी बन गई है, इसे समाप्त करके हमें ऐसी दृष्टि बनानी पड़ेगी जो स्पिरिचुअल है, जो पॉजिटिव है। हमें सकारात्मक दृष्टि बनानी पड़ेगी, सकारात्मक दृष्टि बनानी पड़ेगी। सकारात्मक दृष्टि बनाएंगे तो हम सकारात्मक सोचेंगे। पहले हम जब कहते थे ना, हम छोटे से जब थे तो हमको पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी में कहा जाता था, एज यू थिंक सो यू शैल बी। जैसा आप सोचोगे वैसा होगा।
जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, वैसा ही आप करोगे। अगर हम खराब सोचेंगे, अगर मैं सोचूंगा कि मैं बहुत गरीब हूं, या मैं सोचूंगा कि मैं बहुत अधिक गुणवान नहीं हूं, या मैं सोचूंगा कि मैं बहुत अधिक ताकतवर नहीं हूं, तो फिर आप ताकतवर नहीं हो सकते। आप सोचेंगे कि मैं बहुत ज्ञानवान नहीं हूं, तो ज्ञानवान नहीं हो सकते। नकारात्मक अगर सोचेगा तो उसका परिणाम भी नकारात्मक होगा। इस नकारात्मक सोच को बदलने की, इस नकारात्मक सोच को बदलने की, सकारात्मक बदलने की दृष्टि देने की आवश्यकता हमारे शिक्षक की है। शिक्षक हमारे छात्रों को ऐसी दृष्टि दे जिससे उसे आत्मसंतोष मिलता हो, जिससे उसे आत्मसंतुष्टि मिलती हो। और जब तक वो नहीं लेगा, जब तक वो इस प्रकार का सकारात्मक भाव पैदा नहीं करेगा, तब तक ये दृष्टि निश्चित तौर से किसी प्रकार की सकारात्मकता उस छात्र में पैदा नहीं कर सकेगी। इसलिए इस दृष्टि का आधार धर्म होना चाहिए। और अगर हम धर्म आधारित दृष्टि बनाएंगे, धर्म को शिक्षा का आधार बनाने का प्रयत्न करेंगे, ये जो समय है, ये हमारे पास अवसर है, ये हम शिक्षकों के लिए अवसर है कि हम हमारे छात्रों को एक ऐसी दृष्टि देने का प्रयत्न कर सकें, ऐसा सोच उनमें विकसित करने का प्रयत्न कर सकें जो धर्म आधारित हो। क्योंकि जहां धर्म का क्षय होता है, वहां पर सब कुछ क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हमारा जो भारतीय चिंतन है वो पूरी तरीके से धर्म आधारित है, और धर्म आधारित होने के नाते, आध्यात्म आधारित होने के नाते, अगर हम दृष्टि को अध्यात्म से परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न करेंगे, उसे धर्म आधारित बनाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी दृष्टि हमारे ये जो डर है हमारा वर्तमान में। मित्रों, हम कहते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी का निरंतर संवाद होते रहना चाहिए। इस समय परिस्थितियां भिन्न हैं। पहले हमारा संवाद कक्षाओं के माध्यम से होता था, क्लासेस के माध्यम से होता था, जहां पर छात्रों से हम प्रत्यक्षतः मिल करके अपनी बात को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को उन तक रखते थे। उनको प्रत्यक्ष मिलकर के प्रेरित भी करते थे, प्रत्यक्ष मिलकर के उनको ये बताने का प्रयत्न भी करते थे कि क्या सही है, क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमारा जो छात्र है वो अपने आप को प्रयत्न कर सकता है। और इसीलिए द टीचर इन दिस एटमॉस्फेयर हैज टू डिस्कवर न्यू रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स। हमारे वर्तमान में हमारे शिक्षकों को शिक्षार्थी के साथ एक नया संबंध स्थापित करने का कोई तरीका डिस्कवर करने की, खोजने की, तलाश करने की और उस पर काम करने की आवश्यकता है। उस पर काम करने की आवश्यकता है। अगर हम वो काम करेंगे, डिस्कवर करने का प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित तौर से हमारा जो संबंध है, वैसे तो कहा जाता है ना कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, गुरु एंड पीपल इज द स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। एक आध्यात्मिक संबंध है शिक्षक और शिक्षार्थी का। एक ऐसा संबंध है जिसमें हमेशा उस संबंध का लाभ ही मिलता है, जो संबंध अच्छी बातों पर आधारित है। और इसलिए तो कहते हैं कि शिक्षक शिक्षार्थी के संपर्क में आकर के सच्चिदानंद की अनुभूति करता है। सच्चिदानंद की, सत्य, चित और आनंद। सत्य का मतलब सत्य से कहा जा सकता है, चित का मतलब भीतरी प्रकाश से कहा जा सकता है, और आनंद का मतलब आनंद का है। और जब हम महसूस करते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी का जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल भगवान और भक्त जैसा है, भक्त और भगवान जैसा है, तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का रिलेशनशिप, इस प्रकार का संबंध एक सच्चिदानंद का अनुभूति कराएगा। और अगर हम छात्र में ये अनुभूति पैदा कर सकें, छात्र में अगर ये अनुभूति आ सके, तो छात्र आनंदित भी होगा और छात्र निश्चित तौर से हमारा शिक्षक का सम्मान भी करेगा। और इसलिए शिक्षक की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का संबंध जो अब तक डिस्कवर नहीं किया जा सका, क्योंकि आप कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते शायद ये संबंध आप इस तरीके का न रख पाए, तो अब हम जब शिक्षा में क्लास में नहीं जा पाते, क्लास में मिलने का समय नहीं है, उस समय हमें इस प्रकार की आवश्यकता है। और यह संभव कब है? पहली बात है कि हम शिक्षार्थी में कुछ संवेदनशीलता पैदा करें। शिक्षार्थी को हमें संवेदनशील बनाना चाहिए। इस वर्तमान स्थिति में एक छात्र अगर संवेदनशील होगा
तो समाज के साथ वो जुड़ेगा, समाज के साथ काम करेगा, समाज के साथ काम करेगा। मुझे एक याद आता है कि बीथोवन बहुत अच्छे वायलिन बजाने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति थे, संगीतज्ञ थे। उन्होंने अपने एक जगह वो रुके हुए थे, अपने दोस्त से उन्होंने कहा कि चलो भाई थोड़ा चला घूम आते हैं थोड़ा। वो घूमने चले गए। घूमने देखा तो वायलिन की एक बहुत सुरीली आवाज उनको आ रही है। तुरंत उस बीथोवन को आकर्षित किया, उस आवाज को आकर्षित किया। तो उन्होंने कहा अपने मित्र से कि ये जहां से आवाज आ रही है वहां मैं जाना चाहता हूं। उनका नहीं, ये आवाज़ तो किसी टूटी फूटी झोंपड़ी से आ रही है, हमको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके पास ही इसको बुला देंगे। उसके नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। वो दोनों गए तो वहाँ देखा एक अंधी लड़की वायलिन बजा रही थी, बहुत सुरीला बजा रही थी, और उसके पास उसका भाई बैठा हुआ था। बीथोवन ने कहा कि तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छा सुंदर वायलिन बजाती है। उनका साहब सुंदर तो बजाती है, लेकिन एक कल से जिद कर रही है कि बीथोवन बहुत अच्छे वायलिन बजाने वाले हैं, उनका एक प्रोग्राम होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है, जाने की जिद कर रही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस जाने की जिद को, इस लड़की की जिद को मैं पूरा कर सकूं। उन्होंने कहा कि मैं बीथोवन हूँ, आपको मेरे इस कार्यक्रम में आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आकर के ही आपको शायरन ये वायलिन बजा करके बताऊंगा, और जितनी बार भी ये मुझे याद करेगी, जितनी बार भी ये मुझे चाहेगी, मैं यहाँ आकर के ही वायलिन बजाऊंगा। ऐसी संवेदनशीलता, जैसे बीथोवन की संवेदनशीलता थी, वो जाकर के उस अंधी लड़की के घर जाकर के, उस कुटिया में जाकर के वायलिन बजाना चाहता है। ऐसे स्वेच्छा से काम करने की संवेदनशीलता अगर हमारे छात्रों में आएगी तो इस वर्तमान परिस्थिति में हमारे छात्र वो कर सकेंगे जो शायद कोई और नहीं कर सकता। छात्र के पास बिगर है, छात्र के पास ताकत है, छात्र को केवल एक दिशा देने की जरूरत है, और अगर हम ऐसा दिशा देंगे, हमारा शिक्षक उनको इस प्रकार से उनके साथ संबंध स्थापित करके एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप पैदा करेगा, तो निश्चित तौर से हमारा जो छात्र है वो जनता की सेवा में, समाज की सेवा में अपने आप को जुटाने का प्रयत्न कर सकेगा। छात्र से जुड़ने का और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे कि वो अच्छी अनुभूति कर सके। आजकल बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि हैदराबाद का जो टीचर है, उस हैदराबाद के टीचर ने वर्चुअल फील्ड ट्रिप की। उसने एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप तैयार की, अपने छात्रों को उसको दिखाया उसने। आजकल आपके पास बहुत नए नए साधन हैं। उन्होंने पूरे भारत को, उत्तर भारत को, दक्षिण में रहने वाले टीचर ने अपने छात्रों को उत्तर भारत की पूरी जो फील्ड है उसको दिखाने का प्रयत्न किया। फील्ड ट्रिप में ले गया एक तरीके से वो छात्र को कि भाई ये स्थान है, इस पर जमीन है, मान लीजिए मिट्टी है, मान लीजिए कुछ पैदा हो रहा है, तो उसको दिखाने का प्रयत्न उसने क्या किया, वर्चुअल एक फील्ड बनाई और वर्चुअल फील्ड ट्रिप का क्रिएट करने का प्रयत्न किया। शिक्षक ने रहते रहते इस प्रकार का काम करने का प्रयत्न किया। आप भी कर सकते हैं। हमारा जो शिक्षक है वो जुड़ सकता है, केवल अध्ययन करा करके नहीं, केवल लेक्चर भाषण दे करके नहीं, केवल किसी प्रकार का कुछ कार्य करके नहीं, बल्कि इस प्रकार का फील्ड ट्रिप है, टूर करा सकता है, भ्रमण करा सकता है, वर्चुअल टूर करा सकता है। आजकल हमारा जो टीचर है उसके पास इतने अनेक साधन हैं। इस प्रकार की जो इंटरनेट क्रांति आई है, डिजिटल जो क्रांति आई है, उस डिजिटल क्रांति ने हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन जोड़ने का प्रयत्न किया है जिसके माध्यम से हम उसका पूरा भ्रमण, आज यहाँ बैठ करके वो व्यक्ति वैष्णव देवी के दर्शन उसको करा सकता है, वो कोई बद्रीनाथ केदारनाथ दिखा सकता है, वो किसी तरीके से पहाड़ों को, हिमालय को दिखा सकता है, वो भी पैदा होगा। और ऐसा भ्रमण का कार्यक्रम जोड़ने की जरूरत है। वो आजकल ऑनलाइन लेबोरेटरी बना सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। आजकल कहा जाता है कि छात्र बहुत अवसाद की स्थिति में कहा जा सकता है, कभी कभी छात्र को अवसाद होता है, तो क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, जो कुछ वो देखना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, दिन भर घर में बैठे रह करके वो ये महसूस करता है शायद उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो स्वतंत्रता है वो नष्ट हो रही है। ऐसा भाव उसमें से समाप्त हो सके, अवसाद की स्थिति उसकी समाप्त हो सके, तो आप उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन लेबोरेटरी का कार्य कर सकते हैं।
ऑनलाइन उसे एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, प्रयोग करा सकते हैं, जिसके आधार पर वो प्रयोग करना सीख सकता है कि किस तरीके से हम इस प्रकार के कार्य को करने की बात कर सकेंगे। यही नहीं, ऑनलाइन हॉबीज हैं बहुत सारी। हमारे बहुत सारे टीचर हैं जो गाना गाने में बहुत श्रेष्ठ हैं। हमारे बहुत सारी टीचर, महिला टीचर हैं, वो डांसर बहुत अच्छी हैं। हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं जो स्पीकर बहुत अच्छे हैं। हमारे बहुत सारे टीचर हैं जो वायलिन बजाने में बहुत अच्छे हैं, हारमोनियम बजाने में बहुत अच्छे हैं। हमारे शिक्षकों में अद्भुत प्रतिभाएं हैं। एक शिक्षक में जो अद्भुत प्रतिभा है, जरूरी नहीं है वो प्रतिभा हमारे शिक्षार्थी के पास हो। और अगर हमारा इस प्रकार का जो शिक्षक है अपनी अद्भुत प्रतिभा का इसको वो और अंजाम देगा और उसको पैना भी बना सकेगा और इसको दिखा करके वो हमारे शिक्षार्थी तक पहुंचाने का प्रयत्न भी कर सकेगा। शिक्षार्थी चाहे तो उसे सीख सकेगा, सीख करके उसे कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकेगा। ऐसे काम हमारा शिक्षक की जो अद्भुत प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को वो काम में लेने का प्रयत्न कर सकता है। तभी आप ये जो वर्तमान में है हमारे शिक्षार्थी आज का वर्तमान है, इसको हमें भविष्य के लिए तैयार करना है। और ये जो अवसर मिला है हमारे शिक्षकों को, इस अवसर जो मिला है जहां पर हमारा शिक्षार्थी घर पर बैठा हुआ है, हमारा शिक्षक भी घर पर बैठा हुआ है, तो वो इस प्रकार का जो शिक्षक के जो कुछ अच्छे गुण कहे जा सकते हैं, शिक्षक की जो अच्छी प्रतिभाएं कही जा सकती हैं, उनका उपयोग करते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रतिभाओं का उपयोग शिक्षार्थी के साथ कर सकता है और शिक्षार्थी के साथ अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयत्न कर सकता है। क्योंकि आजकल सर्वाधिक जो दुविधा है वो यही है कि देयर इज अ टोटल डिस्कनेक्ट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में संपूर्ण संवाद नहीं है, कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है, संबंध टूट गया है। वो केवल इतना सा संबंध है कि वो व्यक्ति जाता है, क्लास में पढ़ाता है, पढ़ा करके वापस आ जाता है। उसका जो शिक्षार्थी का जो जीवन है, शिक्षार्थी का जो कार्य है, शिक्षार्थी की जो समस्याएं हैं, उनके समाधान में, उनके जानने में किसी प्रकार की रुचि वो नहीं लेता। इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमारे शिक्षक की जो प्रतिभाएं हैं, इनको उजागर करने का प्रयत्न उसे करने की चेष्टा करनी चाहिए। और जब अगर वो चेष्टा करेगा तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आजकल तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई है। हमारा शिक्षक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हमारे शिक्षार्थी की सहायता कर सकता है। नए नए प्रोजेक्ट हमारा शिक्षार्थी विचार कर सकता है, नए नए प्रोजेक्ट लेने की उसकी इच्छा जाहिर हो सकती है, उसकी इच्छा शक्ति बन सकती है, वो नए प्रोजेक्ट को सृजन करने का प्रयत्न कर सकता है। तो जो नए प्रोजेक्ट हैं उनमें हमारा वहाँ जो शिक्षक है एक गाइडेंस के रूप में, एक मार्गदर्शन के रूप में, एक सहायक के रूप में काम कर सकता है, सहायता कर सकता है। उसमें जो योग्यता है शिक्षार्थी में, ताकि उस योग्यता का प्रस्फुटन हो सके, ताकि उसे ये विश्वास हो सके कि मैं इस प्रोजेक्ट को आसानी से पूरा करने का प्रयत्न कर सकता हूँ, वहाँ पर उसे काम करना होगा। अनेक तरह के प्रोजेक्ट हैं आजकल, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट कहे जा सकते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट कहे जा सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट कहे जा सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स में व्यक्ति अगर अपने आप को लगा रहा है, ऐसा लगाने के प्रति हम उसे प्रेरित करें। अगर वो प्रोजेक्ट ले सकता है तो निश्चित तौर से इस प्रकार का जो कार्य है जिसको हम करना चाहते हैं उसकी मदद कर सकते हैं और मदद करके वे कार्य कर सकते हैं। एक और जैसे आजकल कहा जाता है कि हमारे छात्रों में संबंध स्थापित करने के लिए आप उनको सिखा सकते हैं कि आजकल कोरोना वायरस का है, इसके लिए आप हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं मिलें। पुरानी हमारी जो पश्चिम देश की जो सभ्यता है वो मिलने के लिए गले मिलने को ज़्यादा जोर देती है, हाथ मिलाने को जोर ज़्यादा देती है, माथा चूमने का ज़्यादा जोर देती है। हमें इसे बदल करके क्या हम इस प्रकार का विचार शिक्षक नहीं दे सकता अपने शिक्षार्थी को कि भारतीय जो हमारा चिंतन है, हमारा भारतीय जो शास्त्र है, हमारा भारतीय जो दृष्टिकोण है, उसमें हम गले नहीं मिलते, हम हाथ नहीं मिलाते, हम हाथ की जगह नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहते हैं। क्या हम इस प्रकार की विचार को शिक्षार्थी तक पहुंचाने का प्रयत्न नहीं कर सकते, जिससे कि वो अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न कर सके? ये तरीका हो सकते हैं, अनेक तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षार्थी से जुड़ें। हम ये चाहते हैं कि इस समय में अगर हम शिक्षार्थी से जुड़ सके, शिक्षार्थी से जुड़ने का प्रयत्न किया, तो उसका जो आत्मबल है वो बढ़ेगा। वो अपनी
जो विशिष्टताएं कही जा सकती हैं हमारे छात्र की, उसका जो कह सकते हैं अंधकार का जो कपाट है वो खुल जाएगा। वो व्यक्ति निश्चित तौर से कुछ नया करने के प्रति अग्रेसित होगा। ऐसा अग्रेसित तभी हो सकता है जबकि हमारा शिक्षक निरंतर रूप से उसका संबंध उससे स्थापित करने की बात करे और ऐसे संबंध के आधार पर ही उस व्यक्ति में आवश्यकता है। और एक और काम भी कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक सहायता, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस। इस समय शिक्षार्थी को हमारे शिक्षक की तरफ से सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक समर्थन की ज़रूरत है। क्योंकि जब छात्र ये महसूस करता है कि शायद उसकी फ्रीडम छीन ली गई है, छात्र जब महसूस करता है कि शायद वो काम नहीं कर सकता जो पहले कर सकता था, घर से बाहर नहीं जा सकता, मित्रों से मिल नहीं सकता, अच्छा कुछ करने का प्रयास नहीं कर सकता, तो वो अवसाद की स्थिति में आता है। वो डर लगने लगता है उसे, वो महसूस करने लगता है कि शायद मेरी जितनी भी प्रतिभाएं हैं सब बेकार हो रही हैं। ऐसी स्थिति में हमारा छात्र अवसाद की स्थिति में नहीं आए तो हमारे शिक्षक को एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के रूप में काम करना है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्टर के रूप में काम करना है, एक मनोवैज्ञानिक दिशा देने वाले व्यक्ति के रूप में काम करना है। और ऐसा समर्थन मनोवैज्ञानिक रूप से आप देंगे तो हम अपने छात्र को अपने को दूर कर सकेगा। इसलिए ये समय है हमारे शिक्षकों के लिए कि शिक्षक का जो कुछ भी ज्ञान है, शिक्षक की जो कुछ भी भावनाएं हैं, शिक्षक का जो कुछ भी दृष्टिकोण है, उसके माध्यम से हमारे शिक्षार्थियों को मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करे। मन को पहचान सकता है शिक्षक ही, शिक्षार्थी के मन को पहचानता है। या तो कह सकते हैं ना, बच्चे के मन को या तो माँ पहचान सकती है या बच्चे के, विद्यार्थी के मन को शिक्षक पहचान सकता है। और शिक्षक अगर वो निरंतर संबंध बनाएगा, शिक्षक का और शिक्षार्थी का मन और संबंध ही ऐसा होता है जहाँ पर शिक्षक अपने मन की बात शिक्षार्थी से और शिक्षार्थी अपने मन की बात शिक्षक से कर सकेगा। जब ऐसा संबंध होगा, क्योंकि हमने कहा है ना कि शिक्षक और शिक्षार्थी का एक नया संबंध हम विकसित करेंगे, जिसे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप कह सकते हैं, जिसे भगवान और भक्त का संबंध कह सकते हैं। तो हम उसके मन को पहचानेंगे, और मन को पहचानेंगे तो आवश्यक तौर पर उसको मन को पहचान करके हम ऐसी बात करेंगे जिससे उसका मन थोड़ा मजबूत बन सके, वो एक अमृत पान कर सके। और इस प्रकार की जो स्थिति उसकी बनी है, इस प्रकार का जो विचार उसका बना है, जो कुछ नुकसान पहुंचाने वाला है, वो ना रह करके वो अच्छी स्थिति में आ सके, ऐसा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए वो मोटिवेशनल स्पीचेस दे सकते हैं, प्रेरणात्मक भाषण दे सकते हैं, प्रेरणात्मक उद्बोधन दे सकते हैं, प्रेरणात्मक कार्टून बना सकते हैं, प्रेरणात्मक चित्र बना सकते हैं, प्रेरणात्मक कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ प्रेरणात्मक ऐसा कोई डिस्कोर्स ऐसा करेंगे, ऐसा कोई डिस्कोर्स बताएंगे जिससे कि उस व्यक्ति का जो मनोविज्ञान है वो बदले और वो इस स्थिति से निकल करके इस स्थिति पर विजय प्राप्त करने की ताकत उसमें आ सके। ऐसा अगर समर्थन हम करेंगे तो हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो वर्तमान की जो स्थिति है, जिस स्थिति में हम हैं, उस स्थिति का सर्वाधिक अच्छा अवसर, ये सर्वाधिक अच्छा अवसर है हमारे शिक्षक के पास। क्योंकि शिक्षक इसे न केवल अपनी प्रतिभाओं को बढ़ाने का, न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न कर सकता है, बल्कि उस ज्ञान का लाभ हमारे शिक्षार्थी तक पहुंचा सकता है, इस तरीके से जुड़ सकता है जिससे कि हमेशा हमेशा हमारा जो शिक्षार्थी है वो शिक्षक को याद भी करता रहे, शिक्षक को अपना मार्गदर्शक भी मानता रहे। कहा जाता है ना कि जब कहीं कुछ उसे शिक्षार्थी को कहीं सहारा नहीं मिलता तो शिक्षक से ही सहारा होता है। और चाणक्य है ना, उसने एक छोटे से व्यक्ति को, काम करने वाले व्यक्ति को चंद्रगुप्त बना दिया, एक दिग्विजेता सम्राट बना दिया, केवल शिक्षक के माध्यम से। शिक्षक ने वो प्रेरणा उसमें जागृत की, वो एक ताकत उसमें जागृत की जिससे कि वो इस प्रकार का जगत विजेता सम्राट बन सका। हमारा जो शिक्षार्थी है वो विजेता बने, हमारा शिक्षार्थी एक अच्छा व्यक्ति बने, श्रेष्ठ व्यक्ति बने,
निश्चित तौर से वो अपनी तमाम समस्याओं का समाधान खुद करने की शक्ति उसमें जागृत हो सके, तो हमें इस प्रकार का समर्थन देना चाहिए और ऐसा काम करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा संबंध अगर हम बना सके तो निश्चित तौर से ये हमारा बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य होगा। मेरे कुछ विचार आप सब लोगों की सेवा में ये सोचते हुए कि वर्तमान में हम घर बैठे हुए कुछ हमको करना चाहिए, और विशेष रूप से शिक्षक जो कि शिक्षा का जो कह सकते हैं करने प्रारंभ करने वाला सूत्रधार कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि वो हमारे देश का नई पीढ़ी को बनाने वाला निर्माता कहा जा सकता है। राष्ट्र का निर्माता जिस शिक्षक को कहते हैं, शिक्षा का सूत्रधार जिस शिक्षक को कहते हैं, शिक्षक को जिसे प्रणेता कहते हैं, प्राण देने वाला व्यक्ति कहते हैं, प्राणवायु प्रदान करने वाला शिक्षक कहते हैं, वो शिक्षक अगर आप इस श्रेष्ठता को काम में लेता हुआ इस प्रकार का कुछ काम करे, इस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा शिक्षार्थी भी श्रेष्ठ बनेगा, शिक्षार्थी का विकास भी होगा, समाज का विकास भी होगा, राष्ट्र का विकास होगा। इतने से कुछ विचार मैंने आपकी सेवा में रखे हैं। मुझे आशा है कि इसमें से कुछ विचार आपको निश्चित तौर से पसंद आएंगे, और जो पसंद आए उसे आप अपने पास रख करके कुछ काम में लेने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने निवेदन को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।